बहुत पुराने समय की बात है। विंध्य पर्वत की तलहटी में बसा एक भव्य राज्य था, पुष्पपुर। यहाँ के राजा सूर्यभान अपनी प्रजावत्सलता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर नागरिक संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करता था। राजा का इकलौता पुत्र था, जिसका नाम था राजकुमार विक्रम। विक्रम स्वभाव से साहसी, विद्वान और कला प्रेमी था, लेकिन कभी कभी उसका दृढ़ संकल्प हठ में बदल जाता था। वह जो एक बार ठान लेता, उसे पूरा करके ही दम लेता। एक दिन राजकुमार विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमाएं निहारने निकला था। उसके अंगरक्षक कुछ दूर पीछे रह गए थे। घूमते घूमते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के खेत फैले थे और मंद मंद सुगंध हवा में घुली हुई थी। ये वो क्षेत्र था जहां राज्य के सबसे बेहतरीन माली अपने उद्यान सजाते थे। राजकुमार को प्यास लगी थी। एक छोटे से झरने के पास रुककर जैसे ही उसने जल पिया, उसकी नजर पास के एक कुटिया पर पड़ी। कुटिया के बाहर एक युवती फूलों की मालाएं गूंथ रही थी। उसके बाल खुले थे, जो उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। राजकुमार ने ऐसी अलौकिक सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। उसका चेहरा फूलों सा कोमल और उसकी आंखें तारों सी चमक रही थी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और फिर युवती ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और अपने काम में लीन हो गई। राजकुमार वही जड़वत खड़ा रह गया। तभी उसके अंगरक्षक वहां पहुंचे और उसे अनिच्छा से वापस लौटना पड़ा। उस युवती का चित्र उसके मन में बस गया था। महल लौटकर उसने अपने खास गुप्तचरों को भेजा और पता लगाया कि वो कौन थी। उसे ज्ञात हुआ कि वो राज्य के सबसे कुशल माली मदन की पुत्री थी, जिसका नाम था कनक। कनक के ख्यालों में खोया राजकुमार कई दिनों तक बेचैन रहा। उसने अंततः अपने पिता राजा सूर्यभान से कनक से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा पहले तो चकित रह गए। एक राजकुमार और एक साधारण माली की बेटी। उन्होंने विक्रम को बहुत समझाया कि राजसी विवाह ही परंपरा है, लेकिन विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा। पिताजी, मेरा हृदय कनक के लिए धड़कता है। यदि मुझे वो नहीं मिली तो मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से सलाह ली। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार की युवावस्था का ये प्रेम है, उसे उसकी इच्छा पूरी करने दीजिए। शायद कुछ समय बाद उसका मन बदल जाए। वैसे भी एक माली की बेटी के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान होगा। राजा सूर्यभान ने अनिच्छा से अनुमति दे दी। उन्होंने माली मदन और उसकी पत्नी को महल में बुलाया। वे भयभीत होकर आए, ये सोचकर कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है। जब राजकुमार विक्रम ने उनसे कनक का हाथ मांगा तो वे स्तब्ध रह गए। माली मदन ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, परंतु मेरी पुत्री के भी कुछ विचार हैं। क्या हम उससे पूछकर आपको उत्तर दे सकते हैं? विक्रम को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन कनक के प्रेम में वो शांत रहा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे उत्तर शीघ्र चाहिए। और हां, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। माली और उसकी पत्नी घर लौटे और कनक को सारी बात बताई। कनक ने शांत भाव से सब सुना और फिर कहा, पिताजी, मुझे राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार है, पर मेरी 3 शर्तें हैं। यदि राजकुमार उन्हें स्वीकार करें, तभी मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। आप उनसे कहें कि वे स्वयं आकर मेरी शर्तें सुने। अगले दिन माली ने राजकुमार को कनक का संदेश दिया। राजकुमार को आश्चर्य हुआ, पर कनक से मिलने की लालसा में वो तुरंत माली के घर पहुंचा। कनक अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, जहां फूलों की ताजी खुशबू फैली थी। उसने राजकुमार की तरफ देखे बिना अपनी शर्तें बताई। मेरी पहली शर्त यह है, राजकुमार, कि मैं विवाह के उपरांत भी अपने इस घर को नहीं छोड़ूंगी। प्रतिदिन सुबह मैं महल आऊंगी और सूर्यास्त से पहले अपने इस घर लौट आऊंगी। राजकुमार थोड़ा चौंका। ये कैसी शर्त है? उसने सोचा, लेकिन एक बार विवाह हो जाए
तो महल का सुख छोड़कर भला कौन झोपड़ी में रहेगी? उसने कहा, मुझे मंजूर है। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? कनक ने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक मैं स्वयं न चाहूं, आप मुझसे कोई शारीरिक निकटता नहीं रखेंगे। राजकुमार मुस्कुराया। यह विवाह है या कोई प्रतिज्ञा? उसने सोचा। कोई बात नहीं, पहले विवाह तो हो जाए। उसने कहा, यह शर्त भी मुझे मंजूर है। कनक ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और सीधे राजकुमार की आंखों में देखा। और मेरी तीसरी और अंतिम शर्त यह है, राजकुमार, कि मैं आपके राजमहल का अन्न या जल ग्रहण नहीं करूंगी। यदि इन तीनों में से कोई भी शर्त भंग हुई तो हमारा रिश्ता उसी क्षण समाप्त हो जाएगा और आप मुझे कभी वापस नहीं पा सकेंगे। राजकुमार ने सिर हिलाया। अजीब लड़की है, उसने मन में सोचा। एक बार विवाह हो जाए तो ये सारी शर्तें भूल जाएगी। उसने कहा, कनक, मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर है। अब बारात की तैयारी करो। राजकुमार विक्रम धूमधाम से बारात लेकर माली मदन के घर पहुंचा। गांव वालों ने ऐसा भव्य विवाह पहले कभी नहीं देखा था। विवाह संपन्न हुआ। कनक ने एक भारी साड़ी पहन रखी थी और उसका घूंघट इतना लंबा था कि उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। महल में राजा रानी इस विवाह में उपस्थित नहीं थे। केवल राजकुमार की पुरानी दासी रूपा ही सेवा में थी। शाम होते ही कनक ने दासी से गाड़ी तैयार करने को कहा और चुपचाप अपने घर लौट गई। अगले दिन सुबह वो फिर महल आई, अपनी कुर्सी पर बैठी रही, न कुछ खाया न पिया और शाम को फिर अपने घर लौट गई। ये क्रम 6 महीने तक चलता रहा। राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। वो उस चेहरे को एक बार भी नहीं देख पाया था जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। राज दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा और रानी भी चिंतित थे। एक दिन राजा ने माली मदन को बुलाया और कहा, तुम्हारी बेटी हमारे कुल की बहू है, पर वो महल में रहती नहीं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तुम उसे समझाते क्यों नहीं? माली मदन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर सच कहूं तो कनक हमारी अपनी पुत्री नहीं है। एक रात लगभग 1 वर्ष पहले वो हमारे घर आई थी। उसने कहा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और वह चाहती है कि हम उसे अपनी बेटी बनाकर रखें। हमारी कोई संतान नहीं थी और मेरी पत्नी को उसकी मासूमियत भा गई। हमने उसे अपनी बेटी मान लिया। उसने हमसे कभी कोई खास बात नहीं की और न ही हमें बताया कि वो कहां से आती है या कहां जाती है। बस ऊपर के कमरे में रहती थी। उसने हमें कसम दी थी कि हम उसकी असली पहचान किसी को न बताएं। राजकुमार, उस पर हमारा कोई वश नहीं। राजकुमार विक्रम ये सुनकर अवाक रह गया। उसका मन बुरी तरह विचलित हो उठा। आखिर वो कौन थी? उसका मन दुनिया से ऊब चुका था। एक दिन बिना किसी को बताए वो महल से निकल पड़ा। उसने केवल दासी रूपा को बताया कि वह यात्रा पर जा रहा है और उसके बारे में कोई पूछे तो यही बताना। विक्रम महीनों तक भटकता रहा। एक रात वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां एक प्राचीन मंदिर के खंडहर से हल्की रोशनी आती दिखी। जिज्ञासावश वो अंदर गया तो देखा एक वृद्ध तपस्वी गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी दाढ़ी और केश इतने लंबे थे कि जमीन छू रहे थे और उनके शरीर पर धूल की मोटी परत जमी थी। एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। राजकुमार को उन तपस्वी को देखकर शांति मिली। वो उनके चरणों में बैठ गया। कई दिनों तक तपस्वी ने अपनी आंखें नहीं खोली। राजकुमार उनकी सेवा करता रहा। झरनों से जल लाता, मंदिर की सफाई करता, जंगली फल जुटाकर अपना पेट भरता। 1 महीने बाद तपस्वी ने आंखें खोली और राजकुमार को अपने सामने पाया। राजकुमार ने उन्हें जल पिलाया और फल अर्पित किए। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तू पुष्पपुर का राजकुमार विक्रम है और मुझे पता है कि तू किस चिंता में भटक रहा है। राजकुमार ये सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, महाराज, जब आप इतना जानते हैं तो मेरी सहायता भी कीजिए।
मैं उस मालिन की बेटी का रहस्य जानना चाहता हूं। तपस्वी ने कहा, तूने मेरी सेवा की है, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। ले, ये राख ले ले, इसे अपने माथे पर लगाकर तू अदृश्य हो जाएगा। तू सबको देख पाएगा, पर तुझे कोई नहीं देख पाएगा। जब तू घर लौटे तो इस राख को लगाकर उस युवती के पीछे जाना। तुझे उसकी असली पहचान और उसकी विवशता का पता चल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। तपस्वी ने अपने दीपक की जली हुई बत्ती की राख राजकुमार को दी। राजकुमार ने उसे सावधानी से एक कपड़े में बांधा, तपस्वी को प्रणाम किया और महल की ओर चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार महल पहुंचा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल हो गया था। अपने कमरे में कनक उसी तरह कुर्सी पर बैठी थी। दासी रूपा राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। उसने राजकुमार की हालत पर चिंता जताई और राजा रानी की बेचैनी बताई। राजकुमार ने स्नान किया, भोजन किया और फिर दासी से कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब सोऊंगा। लेकिन शाम को जब कनक जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को दासी ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने तुरंत माथे पर तपस्वी की दी हुई राख लगाई और अदृश्य होकर कनक के पीछे हो लिया। अगले दिन सुबह राजकुमार वापस आया और दासी से बोला, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब कनक आकर बैठ जाए तो तुम मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि मैं क्यों देर से उठा हूं, और जो मैं न बताना चाहूं उसे भी जिद करके पूछना। दासी समझ गई। जब कनक अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी रूपा ने राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो नहीं जागा, फिर आंखें खोली और दासी पर कृत्रिम क्रोध दिखाया। क्या मुसीबत है रूपा, क्यों जगा दिया? मैं कितना सुंदर सपना देख रहा था। दासी ने विनयपूर्वक कहा, राजकुमार बताइए तो सही, ऐसा कौन सा सपना था? राजकुमार पहले टालमटोल करता रहा, फिर बोला, अच्छा तुम इतनी जिद कर रही हो तो बताता हूं। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब कनक यहां से गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। वो अपनी फूलों से सजी छोटी गाड़ी में बैठी और मैं भी अदृश्य होकर उसके साथ बैठ गया। गाड़ीवान ने कहा, आज हमारी राजकुमारी क्यों इतनी परेशान दिख रही है? कनक ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे साथ बैठा हो। बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। खैर, जैसे ही माली का घर आया वो सीधे अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। उसका कमरा फूलों से इतना सुंदर सजा था कि राजमहल भी फीका लगे। मैं भी कमरे के एक कोने में खड़ा हो गया। दासी ने पूछा, फिर क्या हुआ आपके सपने में? राजकुमार कहने लगा, फिर क्या हुआ? फिर उसने अपनी दासी को बुलाया और कहा, मेरा स्नान तैयार करो। आज दिन भर महल में भूखा प्यासा बैठना पड़ा, शरीर थक गया है। दासी ने कहा, जी राजकुमारी, तैयार है। कनक स्नान करने गई और मैं भी अदृश्य होकर उसके पीछे चला गया। उसने स्नान किया। मैंने देखा उसके शरीर से फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। स्नान के बाद उसने नए वस्त्र और सुंदर आभूषण पहने और उसका श्रृंगार किया गया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि क्या बताओ। राजकुमार थोड़ा रुका। दासी ने देखा कि कनक ने हल्का सा मुंह उनकी तरफ किया है। दासी ने फुसफुसाते हुए पूछा, राजकुमार फिर क्या हुआ? राजकुमार ने जारी रखा, फिर क्या हुआ? कनक छत पर गई। रात के करीब आसमान से एक उड़न सिंहासन नीचे आया और वो उस पर बैठ गई। मैंने सोचा, ये तो कुछ अलग ही बात है। मैं भी उड़न सिंहासन के एक कोने को पकड़कर लटक गया। राजकुमार फिर रुक गया। कनक अब पूरी तरह उनकी तरफ घूम चुकी थी, लेकिन राजकुमार ने ऐसा दिखाया जैसे उसने देखा ही नहीं। दासी ने पूछा, राजकुमार फिर क्या हुआ? सपना तो पूरा सुनाइए। राजकुमार पहले तो बहाने बनाता रहा, फिर बोला, फिर वो उड़न सिंहासन ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ बादलों को चीरता हुआ परियों के लोक में पहुंच गया। वहां देवराज इंद्र का भव्य दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक सुंदर परिया बैठी थी।
कनक जैसे ही पहुंची, सारी परियां खड़ी हो गई और उसे पुष्परी रानी कहकर संबोधित करने लगी। कनक वहां की परियों की रानी थी। दरबार में नृत्य का आयोजन था और आखिर में कनक के नाचने की बारी आई। वो नाचने के लिए खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर आज मैंने इसके नाच पर संगत नहीं दी तो मेरा यहां आना बेकार है। मैंने ढोलक बजाने वाले से कहा, भैया तुम थके हुए लग रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो, आज मैं ढोलक बजाऊंगा। ढोलक बजाने वाले को मैं अदृश्य होने के कारण दिखाई नहीं दिया, पर वो सच में थक गया था, सो उसने ढोलक छोड़ दिया। मैंने वो ढोलक उठाया और ऐसी थाप दी कि कनक का नृत्य और भी अलौकिक हो गया। देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और अपना रेशमी रुमाल उसे इनाम में दिया। कनक ने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और ढोलक बजाने वाले की तरफ बढ़ा दिया। मैंने झट से वो रुमाल उठाया और अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार फिर रुका। कनक अब पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने कहा, राजकुमार हमें भी दिखाइए वो रुमाल। राजकुमार ने कहा, अरे ये तो सपना था, सपने की चीज भला कहाँ दिखाई जा सकती है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार की जेब में हाथ डाला और एक सुंदर रेशमी रुमाल निकाल लिया। कहीं यही तो नहीं है? दासी ने पूछा। राजकुमार ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू तो बहुत जिद्दी है। हां, यही था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। कनक का घूंघट अब थोड़ा और ऊपर उठ गया था। दासी ने फिर कहा, राजकुमार फिर क्या हुआ आपके सपने में? राजकुमार कहने लगा, होना क्या था? देवराज इंद्र ने कनक से एक बार और नाचने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोलक संभाला। मैंने जितना अच्छा ढोलक बजाया, कनक उतना ही मनमोहक नृत्य करती रही। देवराज इंद्र इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी एक अंगूठी उसे इनाम में दी। कनक ने झुककर अंगूठी ली, सबको दिखाई और फिर ढोलक बजाने वाले की तरफ बढ़ा दी। मैंने उसे भी उठाकर अपनी जेब में रख लिया। दासी फिर जिद करने लगी, राजकुमार हमें भी वो अंगूठी दिखाइए। कैसी थी? राजकुमार ने कहा, अरे दासी, एक चीज इत्तेफाक से मिल गई तो क्या सब मिल जाएंगी? लेकिन दासी ने दूसरी जेब से वो अंगूठी निकालते हुए पूछा, राजकुमार क्या यही अंगूठी थी? राजकुमार बोला, अरे हां, यही तो थी, पर मेरी जेब में कहां से आ गई? दासी ने इशारा किया। मालिन की पुत्री का घूंघट अब पूरी तरह हट चुका था। उसका सुंदर चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। दासी ने पूछा, और फिर क्या हुआ राजकुमार? राजकुमार ने उत्साह से कहा, मैंने फिर ढोलक पर अपनी पूरी जान लगा दी और कनक भी ऐसा नाची कि पूरे परियों के लोक में उसका कोई सानी नहीं था। जब नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र स्वयं अपने आसन से उठ खड़े हुए। कनक ने जल्दी से अपना उड़न सिंहासन पकड़ा और उस पर बैठ गई। शायद वो अपनी अंगूठी और रुमाल लेना भूल गई थी। सोच रही होगी कि बाद में ले लेगी। उसे क्या पता था कि वे सब तो मेरे पास थे। उसका सिंहासन उड़ा और मैं फिर अदृश्य होकर उसके पंख से लटक कर नीचे आ गया। बस यही तक देखा था कि तूने आकर जगा दिया। अब कनक अपनी कुर्सी से उठी और सीधे राजकुमार के पास आकर बोली, राजकुमार अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं एक साधारण मालिन की पुत्री नहीं हूं। मैं परियों के लोक की पुष्परी रानी हूं। उसने अपनी कहानी सुनाई। हमारे परियों के लोक में मुझसे सुंदर नृत्य कोई नहीं कर सकता था। देवराज इंद्र प्रतिदिन मेरे नृत्य देखकर ही अपना दरबार लगाते थे। एक रात मुझे बहुत तेज बुखार था। मैं नृत्य के लिए असमर्थ थी। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया। दोबारा संदेश आया तो मैंने क्रोध में कह दिया, जाकर देवराज से कहना, क्या उनके पास समय का कोई मान नहीं? मैं पीड़ा से तड़प रही हूं और उन्हें अपने मनोरंजन की पड़ी है। संदेशवाहक ने जाकर यही बात देवराज को बताई। देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और मुझे तुरंत अपने दरबार में बुलाया। मैं डरते कांपते वहां पहुंची तो उन्होंने कहा,
तुम्हें अपने सौंदर्य और कला पर बहुत घमंड हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 1 वर्ष तक तुम्हें धरती पर एक मनुष्य कन्या बनकर रहना होगा। तुम अपनी पहचान किसी को नहीं बता पाओगी, और यदि किसी मनुष्य पुरुष ने तुम्हें इच्छा से छुआ तो तुम सदा के लिए परियों के लोक से निष्कासित हो जाओगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और माफी मांगी। देवराज ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, किंतु इतना कर सकता हूं कि प्रतिदिन रात में तुम्हें उड़न सिंहासन भेजकर परियों के लोक में वापस बुला लूंगा, परंतु 1 वर्ष तुम्हें धरती पर ही बिताना होगा। मेरे पंख मुझसे ले लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी एक दासी भी आई। मैंने अपने लिए इस माली के घर को चुना और उसकी बेटी बनकर रहने लगी, ताकि मेरी पहचान छुपी रहे। मैंने ये शर्तें इसलिए रखी ताकि कोई मनुष्य मुझे छू न पाए और मैं श्राप से मुक्त हो सकूं। आज मेरी सजा का अंतिम दिन था। आज रात मुझे मेरे पंख वापस मिलने वाले थे और मैं वापस परियों के लोक चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता न चलती और आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई। लेकिन अब सब खत्म हो गया। आपने मेरी पहचान जान ली और मेरा श्राप टूट गया है। अब मैं सदा के लिए परियों के लोक से निष्कासित हो चुकी हूं। अब आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी। राजकुमार विक्रम ने पुष्पपरी रानी कनक की ये अविश्वसनीय कहानी सुनी। उसके मन में अपार प्रेम और सम्मान उमड़ आया। उसने कनक को सांत्वना दी और कहा, कनक, तुम मेरी रानी हो, दासी नहीं। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर राजकुमार विक्रम अपनी पुष्पपरी रानी को लेकर राजा सूर्यभान और रानी के पास गया और सारी कहानी विस्तार से सुनाई। जब राजा रानी को पता चला कि उनकी बहू एक साधारण मालिन की पुत्री नहीं, बल्कि देवलोक की पुष्पपरी रानी है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे राज्य में धूमधाम से अपने पुत्र और पुष्पपरी रानी कनक का पुनः विवाह करवाया और पुष्पपुर में खुशियां और उत्सव छा गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और ऐसी ही और भी रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा।